हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। दृष्टि बीसीएस 2022 के लिए हम लोगों ने 2 टेस्ट कर लिए थे। आज से तीसरा टेस्ट करेंगे। इन 2 टेस्ट की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से ले लेना। शुरुआत के टेस्ट सेक्शनल रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा टेस्ट नंबर 1 और 2 इंडियन पॉलिटी का था। ये टेस्ट जो है वो हिस्ट्री का है और साथ में करंट अफेयर्स रहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डिजी सक्षम कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पर डिजी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, डिजिटल। तो डिजिटल समझ के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मत लगा देना आंसर। डिजी सक्षम एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य यूथ को, युवाओं को डिजिटली स्किल्ड करना है। और आप लोग बताइए, ये जो डिजिटली स्किल किया जा रहा है यूथ को, ये यूथ किस रीजन से बिलोंग करते होंगे? ये शहर के लोग तो होंगे नहीं, शहर के लोग तो ऑलरेडी डिजिटली स्किल्ड हैं। गाँव के लोग, गाँव की युवा डिजिटली स्किल्ड नहीं है, या फिर उतने नहीं है जितना शहर के लोग हैं। तो इस प्रोग्राम में टारगेट किया गया है ग्रामीण क्षेत्र के जो यूथ हैं और सेमी अर्बन क्षेत्र के जो यूथ हैं, इन्हीं के लिए ये डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब गाँव के लोग जानेंगे कि ऑनलाइन एफआईआर कैसे फाइल की जाती है, ये ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना सीखेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट कैसे खोला जाता है ये सीखेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा कैसे कमाया जाता है ये सब सिखाया जाएगा। तो आज जो वर्तमान में डिजिटल गैप है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, इस गैप को कम करने का टारगेट है। इस प्रोग्राम के माध्यम से इसी डिजिटल गैप को कम किया जाएगा। वर्तमान आलम तो यह है कि शहर के बड़े एडवांस लोग यूट्यूब रील्स बना के, कच्चा बादाम बना के पैसा कमा ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, डिजी सक्षम जॉइंट डिजिटल स्किल इनिशिएटिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना माइक्रोसॉफ्ट हेल्प कर रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें, देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, हाल ही में किस उद्देश्य से सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सेक्रेट पोर्टल। आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, आपने ज़िंदगी भर में जो सीखा है वो सीख दुनिया को शेयर करना चाहते हैं, तो आप सेक्रेट पोर्टल को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ज़िंदगी भर की सीख किसके पास रहती है? हमारे और आपके पास तो है नहीं है, ये बुज़ुर्गों के पास रहती है। यानी ये पोर्टल 60+ एज वालों के लिए है, ये दादाजी लोगों के लिए है। इनके अनुभव, इनके एक्सपीरियंसेस में बहुत ताकत होती है। आप किसी वेल अवेयर बुजुर्ग के पास बैठिए और उनके एक्सपीरियंसेस में, उनके अनुभव में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लाइफ चेंजिंग होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, यह एक ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। सीनियर एबल सिटीजन्स री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, इस सेक्रेट का फुल फॉर्म है एन इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर सीनियर सिटीजन। अभी सीनियर सिटीजन हर फील्ड के होंगे, हो सकता कोई आईएएस रिटायर्ड हो सकता कोई सेक्रेटरी के पद से रिटायर्ड हो, कोई डॉक्टर से रिटायर हुआ हो, कोई इंजीनियर से, या फिर कोई एक साधारण सा बुजुर्ग जिसने अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं। इस साधारण बुजुर्ग की एक्सपीरियंस भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने इन सभी लोगों के होंगे। तो ये सभी लोग अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बदले में इनको पेमेंट दिया जाएगा। यानी 60+ होने के बाद भी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। जो भी इंटरेस्टेड रहेगा वो इस पोर्टल को रजिस्टर करेगा। तो हो जाएगा इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए, यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है, पुरापाषाण स्थल पेलियोलिथिक साइट्स। सबसे पहले तो यही सीख लीजिए, ये जो चारों साइट्स लिखी हैं ये पुरापाषाण स्थल है। हो सकता है आपको चारों पता ना हो, मुझे भी नहीं पता है, कुछ ईजी हैं। भीमबेटका के बारे में जानते हैं कि ये पेलियोलिथिक साइट है और भीमबेटका की पेंटिंग्स वर्ल्ड फेमस है। आदमगढ़ हिल्स सैलासरे के लिए जाने जाते हैं, केव्स के लिए जाने जाते हैं, जहाँ पे प्राचीन लोग रहते थे गुफाओं में। इन पिक्चर्स को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे और भी इमेजेस हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी भीमबेटका की पेंटिंग्स है। यह एक पिक्चर आदमगढ़ हिल्स की है। पोटवार पठार ये इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, ये पाकिस्तान में है। भीमबेटका कहाँ पे? एमपी में, सही मैच है। आदमगढ़ हिल्स नर्मदा घाटी में, सही मैच है। पोटवार हिल्स यहाँ पे दक्षिणी भारत लिखा है, ये तो गलत है ना, हम लोगों ने पाकिस्तान में पढ़ा है। नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान में है ये। कुरनूल आंध्र प्रदेश, यहाँ पे गलत पूछा था तो गलत सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। चौथा क्वेश्चन देखिए, जब पाल प्रतिहार राजपूत राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ तब पाल साम्राज्य का शासक कौन था? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संघर्ष कोई 1 साल का नहीं था, 2 साल का नहीं था, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रगल था। अगर आप तीनों डायनेस्टी का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक ये स्ट्रगल देखने को मिलेगा। 750 एडी से लेकर 1000 एडी के बीच में लगभग 250 साल। गुर्जर प्रतिहार वेस्टर्न इंडिया पर रूल करते थे। वेस्टर्न इंडिया और अपर गंगेटिक प्लेन जो था
इस क्षेत्र में ये रेन करते थे, शासन करते थे। पाल वंश का डोमिनेशन ईस्टर्न इंडिया पे था। खासतौर से जब आप बंगाल पढ़ते हैं तब आपको पाल वंश पढ़ने को मिलता है। और राष्ट्रकूटों का जो शासन क्षेत्र था वो डेक्कन क्षेत्र था। डेक्कन क्षेत्र और साउथ इंडिया। यहाँ पे देखिए गुर्जर प्रतिहार का शासन क्षेत्र आपको वेस्टर्न इंडिया और अपर गंगेटिक प्लेन दिख रहा है। पाल वंश का ईस्टर्न इंडिया, खासतौर से वेस्ट बंगाल और बिहार, और यहाँ यूपी तक पूरा फैला हुआ था। ये जो आपको कन्नौज दिख रहा, सारी लड़ाई इसी के लिए थी। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। कन्नौज वाला जो क्षेत्र था, ये जो कन्नौज वाला क्षेत्र है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों का कॉमन क्षेत्र है। तो ध्यान रखना, इस त्रिपक्षीय संघर्ष को कन्नौज संघर्ष भी बोला जाता है। ठीक है। तो खैर यहाँ पे तो पाल वंश के बारे में सिर्फ पूछा जा रहा था कि पाल साम्राज्य का शासक कौन था। तो पाल साम्राज्य में आप लोग पढ़ते हैं गोपाल को पढ़ते हैं, धर्मपाल को पढ़ते हैं, देवपाल को पढ़ते हैं। पाल साम्राज्य की जो स्थापना है वो गोपाल के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। चलिए 5वां देखिए, हाल ही में भारत के पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे। अब आप इतने सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं तो आप इस ग्रीन शब्द को आप इजीली समझ सकते हैं। जहाँ पर भी इन्वायरमेंट सेंसिटिव इशू होते हैं वहाँ पे ये ग्रीन शब्द यूज होता है। कोई भी संस्था जब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करती है तब आपको ग्रीन शब्द देखने को मिलता है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सारे PSUs हैं और इन संस्थाओं में किसी का भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम नहीं है। NTPC बिजली बनाती है, थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल करती है और थर्मल पावर प्लांट कोल से चलने वाले हैं। कोयले से चलेगा तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में NTPC ने अपने ट्रेडिशनल काम के अलावा अपने काम को सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया है। और सोलर एनर्जी कैसी है? ग्रीन एनर्जी है। तो प्लांट स्थापित करने के लिए चाहिए कैपिटल, पैसा, और ये पैसा आएगा लोन से और लोन देगा बैंक। तो अभी NTPC ने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया है, ये कह कर कि हम सोलर एनर्जी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। NTPC ने अभी एग्रीमेंट पे साइन किए बैंक ऑफ बड़ौदा से। 6 में पूछा गया कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी। 1498 का समय आपको पता होगा। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। इंडिया में आया था, सब कुछ देख के गया था। पुर्तगाली लोग आने लगे, व्यापारिक बस्तियाँ बसने लगीं, कारखाने खुलने लगे। 7 साल बाद 1505 में पुर्तगाल के राजा ने एक इंसान को नियुक्त किया गवर्नर के पद पर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये उन्हीं पुर्तगालियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो 1458 से 1505 के बीच में आए थे यहाँ पे पुर्तगाली लोग भारत के अंदर। तो इन 7 साल में काफ़ी लोग आ गए होंगे। इनकी सुरक्षा का जिम्मा किसको दिया गया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। यही इंसान पूरे हिंद महासागर को कब्जा करना चाहता था, इंडियन ओशियन पे डोमिनेंस स्थापित करना चाहता था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हर पुर्तगाली को मास्टर ऑफ द इंडियन ओशियन बनाना चाहता था। तो ध्यान रखना, इन्हीं सब चीज़ों को अचीव करने के लिए फ्रांसिस डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, और ये कौन था? ये पुर्तगाली था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। पाल के बारे में तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, ये कहाँ पे एक्टिव थे? वेस्ट बंगाल और बिहार में एक्टिव थे। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इन तीनों के बारे में तो अभी पढ़ा है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो सबसे आसान तो पृथ्वीराज तृतीय हैं, जो हनुमान से मैच कराओगे डी का 4 लगा दोगे, लेकिन डी का 4 यहाँ पर चारों में दिया है। तो EP विशेष भी तो होशियार है। राजा भोज प्रतिहार वंश से थे और दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट से। हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, C का 1 और D का 4। 2, 3, 1, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। B ऑप्शन सही है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेना और परिषद में प्रवेश को आध्यात्मिक हार, आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी से सुधारवादी मानसिकता की ओर पीछे हटना, ये किसने कहा था? CDM के बारे में जानते हैं कि ये महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1930 में। 1930 के 1 साल बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। इस पैक्ट में क्या बातें हुई थी? इरविन ने गांधी जी को मना लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस करने के लिए। गांधी जी का CDM को वापस लेने का जो निर्णय था, इसी निर्णय से नाराज थे JL नेहरू साहब। ठीक है, तो ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये बात कही गई थी। गांधी इरविन पैक्ट में और क्या बातें हुई थी? आप लोग फैक्ट में पढ़ते रहते हैं। 2nd राउंड कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। एक पैक्ट की डेट याद रखना, 5 मार्च 1931। और आपको एक डेट और याद होगी, 23 मार्च 1931। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव फांसी हुई थी इस दिन। 9वां क्वेश्चन है, 1937 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने भारतीय लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? 1937 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और यहाँ पे काफ़ी राज्यों में
उसने गवर्नमेंट भी बनाई थी, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस हुआ, बिहार हुआ, सेंट्रल प्रोविंस हुआ, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई थी। कभी कभी राज्य पूछ लेता है कि 1937 में जो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तो असम याद रखा करें। असम में कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी। ऑप्शन में आपको पंजाब भी मिल जाएगा, ऑप्शन में आपको सिंध भी मिल जाएगा। ये ऐसे राज्य थे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी। बाद में असम में सरकार बना ली थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन असम में सरकार नहीं बनी थी। तो कांग्रेस ने इलेक्शन जीत लिया था और काफ़ी बातें हुई थी, और उन्हीं बातों में से आपसे एक बात पूछ रहा है। अब कांग्रेस बदलाव करेगी तो इंडियंस के वेलफेयर में काम करेगी ना। पहला पॉइंट पढ़िए, नागरिक स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध। पहला पॉइंट पढ़िए, टाइट एंड कर्ब ऑन सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध। ऐसा क्यों करेगी कांग्रेस भाई? ये तो गलत लिखा है ना, ये काम तो अंग्रेज करते थे, कांग्रेस थोड़ी ना करेगी। डी पॉइंट है, कई अवैध संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। ऐसी भी कोई बात नहीं थी, ये सब अंग्रेजों के काम थे। कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा काम किया था 1937 में, वो है अखबार, प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया था, क्योंकि अखबार उस समय पर ब्लैक लिस्ट में थे, ब्लैक लिस्ट किए गए थे, काली सूची में डाल दिए गए थे अखबार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रहेगा। चलिए 10वां क्वेश्चन कीजिए। भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान जिसे तेलंगाना में शुरू किया गया था। पहला फैक्ट तो आप यही याद कर लीजिए कि एरियल सीडिंग कैंपेन जो है, एरियल सीडिंग कैंपेन, ये किसने स्टार्ट किया? तेलंगाना ने स्टार्ट किया। पहली चीज़ तो ये सीखना है हम लोगों को, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एरियल सीडिंग हो रही है, हवाई जहाज के माध्यम से या ड्रोन के माध्यम से सीड्स को, बीजों को बोया जाएगा। जहाँ पे 2 घंटे लगते थे वहाँ पे तो अब 5 मिनट लगेंगे बस। इस फिगर को देखिए, एरियल सीडिंग कैंपेन। इस कैंपेन को नाम क्या दिया गया? हरा भरा। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, हरा भरा। एरियल सीडिंग है क्या? जो हम लोगों ने अभी सीखा, इट इज़ अ प्लांटेशन टेक्निक वेयर इन सीड बॉल्स, कंपोस्ट एंड चार स्प्रेड इन फील्ड। यानी यहाँ पे बीज को स्प्रे किया जाएगा, कंपोस्ट को भी स्प्रे किया जाएगा, कंपोस्ट यानी उर्वरक, और किसके सहायता से किया जाएगा? ड्रोन की हेल्प से किया जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है। भारत में कौन सी कंपनी ड्रोन बनाती है? याद है? जेनटेक टेक्नोलॉजी। वैसे जेनटेक डिफेंस के लिए ड्रोन बनाती है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब गवर्नमेंट साथ देती है तो कंपनियां भी इन सब चीज़ों पर नज़र रखती हैं। तो ये सब कंपनियां अपना काम शिफ्ट कर लेंगी। डिफेंस के लिए बना रही थी, अब एग्रीकल्चर के लिए भी बनाने लगेंगी। अब किसान भी ले सकता है ड्रोन, 8 से 10 हज़ार में ड्रोन आ जाता है। इससे किसानों का बहुत ज़्यादा समय बचेगा, बहुत ज़्यादा लागत बचेगी, कैपिटल कॉस्ट कम होगा, लेबर कॉस्ट कम होगा। ठीक है, इतनी सी बात थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हम लोगों ने हरा भरा देखा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एस्ट्रो होम रोबोट बहुत चर्चा में है, जिसे ग्राहकों को घर की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया। किसका उत्पाद है ये? किसका प्रोडक्ट है? किसका रोबोट है? किसने बनाया? ये अमेज़ॉन का रोबोट है। ठीक है, देखिए इस रोबोट की बात हो रही है, यहाँ पे भी इस रोबोट को आप देख सकते हैं। नाम क्या है? एस्ट्रो। ये साइन किसका है? ये अमेज़ॉन का साइन है। शॉपिंग ऑर्डर तो करते होंगे ना अमेज़ॉन से, तो आपने देखा होगा आइकन पर ए से लेके जेड तक ऐसा एरो का साइन बना रहता है। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सभ्यता का टाइम फ्रेम अलग अलग है। कोई 3500 BC से स्टार्ट बताता है, कोई 3000 BC से स्टार्ट बताता है, कोई 2500 BC से स्टार्ट बताता है। इस सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट स्थल के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोगों को जानना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इसका शेप किस आकार का है, यानी स्थल जिस शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो शेप पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप दिख रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये जानना है कि ये ट्रायंगुलर शेप में व्यवस्थित थी। धौलावीरा, सुरकोटदा और लोथली गुजरात के हैं। रोपड़ पंजाब, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान, हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, सुटका गंडोर पाकिस्तान। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ। टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्थल किस नदी रिवर बैंक के पास स्थित है। तो ज़्यादातर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, हड़प्पा की सिचुएशन रावी नदी के पास है। ऐसे ही मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाता है। तो ये रिवर जो आ रही है, यहाँ तक सारी नदियाँ मिल चुकी हैं। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास सारी नदियाँ मिल चुकी हैं और इंडस रिवर को फॉर्म कर रही हैं। मोहनजोदड़ो स्थल इंडस रिवर के रिवर बैंक पर स्थित है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। एक स्थल के बारे में और पूछा जाता है, मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। PCS 2019 में 20 में शायद पूछा था। इस स्थल की लोकेशन आपको
चिनाव रिवर के रिवर बैंक पर दिख रही है। लोथल को ऑब्जर्व कीजिए, ये अरब सागर के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए लोथल को बंदरगाह स्थल भी बोला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन मेसोपोटामिया की सभ्यता से यहीं से हुआ करता होगा। लोथल हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापार हेतु एक विक्रय केंद्र था। बिल्कुल सही बात है। ट्रेड सेंटर स्थल जो था वो लोथल था। आपने लोथल की लोकेशन देखी, आपको आइडिया हो गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता को इराक की सभ्यता भी बोलते हैं। इराक में आपने 2 नदियाँ पढ़ी होंगी, ऐसे ही इराक में यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी हैं जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई थी। इन 2 नदियों का नाम याद रखें। दूसरा पॉइंट है, धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था। तो धौलावीरा तो एरिया वाइज सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, वो हम लोग जानते हैं। तो सेकंड पॉइंट गलत लिखा है, यहाँ पे केवल एक सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13वां देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक वार के बारे में पूछा जाता है। कर्नाटक युद्ध जो 3 युद्ध हुए हैं, उन युद्धों का टाइम स्केल भी पूछा जाता है। किन किन संधियों के माध्यम से यह युद्ध खत्म हुए, तो संधियाँ भी पूछा जाता है। सबसे पहले तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में देख लीजिए, इनका टाइम फ्रेम देख लीजिए और कौन कौन सी ट्रीटी के माध्यम से इन युद्धों को खत्म किया गया था। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए, मैं पहले से लिख के रखा हूँ। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 हुआ। ये तीनों युद्ध 17 से 18 साल तक चले। सेकंड कर्नाटक युद्ध 49 से 1754। देखिए लगातार हुआ है, तीनों ही युद्ध लगातार हुए हैं, बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहा। कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। दूसरे और तीसरे युद्ध में आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। 1754 में ख़त्म हो गया, फिर 1756 में स्टार्ट हुआ। पहला कर्नाटक वार ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल के माध्यम से ख़त्म हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी से एंड हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसके बारे में बोला जाता है कि ये 7 ईयर वॉर रहा। 7 ईयर वॉर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको 7 ईयर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध को पेरिस की संधि के द्वारा ख़त्म किया गया था। पेरिस की संधि के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस के जो सेटलमेंट थे उनको वापस कर दिए गए थे। जैसे आप चंद्रनगर के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रनगर ये वेस्ट बंगाल की एक जगह थी। चंद्रनगर को वापस कर दिया गया फ्रांस को, और पुडुचेरी को भी फ्रांस को दे दिया गया, और ये अधिकार दिया गया फ्रांस को कि वो अपना यहाँ पे सेटलमेंट और फैक्ट्री वगैरह स्थापित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हुई थी। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते, तो अभी इतना ही मोटा मोटा याद रखें। तो इसके सामने तो सही मैच है, पहला सही मैच है। होली की लड़ाई डच और अंग्रेज़ों के बीच में थी, और यहाँ पे विनर अंग्रेज लोग थे और डच लोग हार गए थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, डचों द्वारा अंग्रेज़ों की हार। ऐसा नहीं था, अंग्रेज़ों द्वारा डचों की हार। ये पॉइंट गलत है। इनके बारे में तो आप परिचित हैं। बंगाल और गुजरात में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण विशेषाधिकार। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की एक विशेषता उसके शासनकाल की सबसे बड़ी सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, तो तीसरा सही मैच है, दूसरा सही मैच है, पहला भी सही मैच है। यहाँ पे गलत पूछा था तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन आपने राजा राम मोहन रॉय साहब के भी समय में पढ़ा था, जिन्होंने कानूनी माध्यम से इस प्रथा को ख़त्म कराया था बेंटिक की हेल्प से। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड बेंटिक। समय बताएंगे? 1828। और 1833 में राजा राम मोहन रॉय साहब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में नादगबुंडा शब्द का क्या अर्थ है? राष्ट्रकूट साम्राज्य में रेवेन्यू अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों को नादगबुंडा बोला जाता था। राष्ट्रकूट कहाँ पे एक्टिव थे? ये डेक्कन में एक्टिव थे और साउथ इंडिया में एक्टिव थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। 15 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। यहाँ पे देखिए, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये क्या है? अ जॉइंट OECD एंड UNDP इनिशिएटिव, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और OECD मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने वाले लोग कौन कौन से हैं? आप ऑडिटर पढ़ते हैं, आप टैक्स असिस्टेंट पढ़ते हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पढ़ते हैं, आप CAG पढ़ते हैं, आप ऑडिट ऑफिसर पढ़ते हैं। इस इनिशिएटिव से इन सभी लोगों को तकनीकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, हो जाएगा। अब जल्दी से पहला पॉइंट पढ़िए। 2021 में से भारत के साथ भागीदार प्रशासन के रूप में सेचेल्स में लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव को स्टार्ट सेचेल्स से किया गया। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है IMF और WTO की ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ये तो गलत है। हम लोगों ने OECD पढ़ा और UNDP पढ़ा, IMF और WTO नहीं है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। हो जाएगा, आगे चलें। चलिए 16 देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक शुरू की गई है? हेली से आप लोग हेलीकॉप्टर समझें,
ड्रोन मतलब हेलीकॉप्टर की सहायता से। सर्वे टेक्नोलॉजी, यह टेक्निक राजस्थान से शुरू की गई है। इस तकनीक के माध्यम से जहाँ जहाँ पे भी पानी के स्रोत हैं, वाटर सोर्स हैं, इन सोर्सों को मैप के आधार पर मार्क किया जाएगा। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं यह एक मैपिंग टेक है, मैपिंग टेक्नोलॉजी है। इस सतह के ऊपर वाटर सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सतह के नीचे, सतह के ऊपर पानी जहाँ पे वो तो हम देख ही लेंगे ना। तो सतह के अंदर जो वाटर रिसोर्स हैं, अगर इस टैग से पता चल जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे पानी है, तो उस पानी को हार्वेस्ट करना आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे कीजिए। 17वां क्वेश्चन क्या है? कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है विजयालय चोल। चोल वंश का संस्थापक था। चोल वंश 900 से 1200 एडी के बीच में ये एक्टिव थे। चोलास कभी पल्लव वंश के सामंत हुआ करते थे। इन्होंने पल्लव वंश को हराया था, कमज़ोर किया था और पूरे साउथ इंडिया पे अपना डोमिनेंस स्थापित कर लिया था। वंश की एक सबसे बड़ी विशेषता आप नेवी पावर पढ़ते होंगे। इनका नौवहन सिस्टम बहुत मजबूत था। पहला पॉइंट सही लिखा है। विजयालय हम लोग फैक्ट में पढ़ते रहते हैं। विजयालय चोल चोल वंश का संस्थापक था, जिसने राजधानी अपनी तंजौर को बनाया था। ये भी हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है गंगई कोंड चोल। इस शब्द का मतलब होता था गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला एक शहर, जिसको स्थापित किसने किया था? राजेंद्र चोल ने किया था। राजेंद्र प्रथम के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक शब्द है गंगई कोंड चोल और दूसरा शब्द है गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम का मतलब था एक शहर और गंगई कोंड चोल एक उपाधि थी जिसने राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। तो दूसरा पॉइंट पढ़िए। इस शब्द का अर्थ है कि वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी। तो ये भी सही है, पहला पॉइंट भी सही है। ये ध्यान रखना है किसके लिए उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, सही पूछा था। आगे चलें। 18 देखिए। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? 1938 और 1939 का कांग्रेस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 और 1939 के ऐसे सेशन है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस साहब ने सेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 का कांग्रेस सेशन हरिपुरा में हुआ था और 1939 का सेशन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी एक जगह है एमपी की, जबलपुर के पास है, और हरिपुर ये गुजरात की जगह है। इतना क्लियर। 1939 का कांग्रेस सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने अच्छे खासे वोट से यहाँ पे हरा दिया था। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में वैचारिक मतभेद हमेशा थे, लेकिन एक दूसरे का सम्मान बहुत करते थे, रिस्पेक्ट बहुत करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंकने के जो तरीके थे वो तरीके दोनों के अलग अलग थे, इसलिए मतभेद रहता था। तो पहला फैक्ट तो हम लोग को यही याद रखना है कि मेडिकल मिशन भेजने की बात त्रिपुरी अधिवेशन में हुई थी और ये मिशन भेजा कहाँ गया था? चाइना में भेजा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 देखिए। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? गांधी जी ने बोला था सुभाष चंद्र बोस साहब से। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए। विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। जस्ट फैक्ट याद रख लेना है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। 21 देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय पर कितना मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्थापित किया? अप्रैल यानी कपड़े, क्लॉथ्स। इस नाम को याद रखें, पीएम मित्र। सिंपल यही पूछ लेगा कि पीएम मित्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको टेक्सटाइल मिल जाएगा, अप्रैल मिल जाएगा या फिर कपड़ा ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसे मेगा फूड पार्क वगैरह पढ़ते हैं ना, ऐसे इसको भी पढ़ लीजिए। 7 पार्क स्थापित करने की बात की गई है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 देखिए। निम्नलिखित में से किस वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख है? आसान सा क्वेश्चन है। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि। पहली नदी सिंधु है, दूसरी नदी सरस्वती है और 5 नदियाँ आप पंजाब में जो पढ़ते हैं, टोटल 7 हो गई। इस रीजन को ऋग्वेद में सप्त सिंधु का नाम दिया गया। पंजाब को भी लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है, 5 नदियों की भूमि बोला जाता है। और ये 5 नदियाँ तो समझ रहे होंगे ना, झेलम, चुनाव, रावी, ब्यास, सतलज। तो ध्यान रखना ऋग्वेद में ये बात हुई थी। चलिए 23 देखिए। लेटर मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राज निर्माता के रूप में जाना जाता था, किंग मेकर। आप लोगों ने जब डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ा होगा तो वहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जो लेटर स्टेज में आए मुगल काल के शासक, वो उतना मजबूत नहीं थे जितना पहले हुआ करते थे। बाद के मुगल शासक कमज़ोर थे, तानाशाही और निरंकुशता ज़्यादा थी, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हमेशा बना रहता था। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से क्या हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाई, शासन की स्थिरता कमज़ोर पड़ गई। लेटर मुगल एरा में कॉम्पिटेबल कानून और नियम की कमी थी, अभाव था। फिर भी आप 18वीं सदी की शुरुआत में देखेंगे तो हसन अली और हुसैन अली
ये मजबूत शासक हुआ करते थे। कथन सही है। कारण देखिए, मुगल साम्राज्य इतना विशाल और बोझल हो गया था कि वह किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में तो सही है, लेकिन कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये दोनों में सेपरेटली सही है। जब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल अथॉरिटी कुछ भी नहीं कर पाती है जब रीजनल रूलर्स कमज़ोर और बेईमान हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए 24 देखिए। चोल प्रशासन के संदर्भ में बताना है आपको। चोल वंश की सबसे बड़ी विशेषता आपके माइंड में तुरंत आनी चाहिए, नेवी। इनकी नेवी पावर बहुत तगड़ी थी। विजयालय चोल के बारे में पढ़े हैं ना अभी। इस प्रशासन की एक सबसे बड़ी विशेषता आपको नहीं भूलना है, स्थानीय स्वशासन, वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रशासन रन होता था। उस समय जो तहसील हुआ करती थी, उस तहसील को नाडू बोला जाता था। इस नाडू में कई सारे गांव हुआ करते थे। ठीक है, तो मूल इकाई गांव तो नहीं हुआ करता था, नाडू हुआ करती थी। पहला पॉइंट पढ़िए। ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा को मंडलम कहा जाता था। मंडलम नहीं कहा जाता था। इस शब्द को कई बार पीसीएस पूछ चुका है। अग्रहारम, अग्रहारम क्या है, शब्द को ही पूछ लिया। इस शब्द को याद रखें, अग्रहारम। ब्राह्मणों के गांव में जो वयस्क पुरुषों का जमा बड़ा होता था, उसे बोला जाता था अग्रहारम। इलाहाबाद में कटरा में शाम को 5 बजे अग्रहारम होता है, जब स्टूडेंट अपने अपने कमरों से निकल के चाय की दुकान पर जाते हैं। खैर, अब तो हर जगह ही अग्रहारम है। यहाँ पे मंडलम गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट गलत है, दूसरा पॉइंट सही है। प्रशासन की मूल इकाई नाडू होती थी। सिर्फ इतना ही पूछ लेगा कि नाडू जो मूल इकाई थी वो किस प्रशासन से संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिख जाएगा, चोल भी वहीं पर दिखेगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 देखिए। हाल ही में WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स का समर्थन किया। कितना बढ़िया फैक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन। तो मॉस्क्यूरिक्स के बारे में ये तो पूछा नहीं जाएगा कि ये मलेरिया के लिए है या फिर किसी और के लिए है। वो आप मॉस्किटो से लिंक करके मलेरिया लगा दोगे। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये वैक्सीन जो बनी है वो कैसी है, ओरल है या फिर एडिबल है या फिर इंजेक्शन से सीधा खून में दिया जाएगा। ओरल समझ रहे होंगे, पीने वाला टीका। इंजेक्शन जान ही रहे, सुई वाला टीका। इस पिक्चर को देखिए, ये है मॉस्क्यूरिक्स। आपको साथ में क्या दिख रहा है, ये इंजेक्शन दिख रहा है, सुई दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, इंजेक्शन योग्य टीका। चलिए 26 देखिए। प्रांत और उनके संस्थापक से। अवध में शहादत खान, केरल में मार्तंड वर्मा, जाट चूरामण। हैदराबाद के लिए मुर्शिद कुली खान नहीं थे, ये तो बहुत लेटर स्टेज में आए, और ये तो बंगाल के पहले नवाब थे। हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिच खान ने की थी। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 3 सही मैच हैं। आगे चलें 27 देखिए। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में बिस्टी शब्द का क्या। किसानों को कर तो देना ही पड़ता था, उनको कभी कभी बंधुआ मजदूरी भी करनी पड़ती थी मध्यकालीन भारत में। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ध्यान रखना, बिस्टी शब्द जो है उसका मतलब बंधुआ मजदूरी होता है। चलिए 28 देखिए। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। तो एक साहब ने दूसरे साहब को राजकुमार बोल दिया और दूसरे साहब ने पहले साहब को राष्ट्रपिता बोल दिया। तो ठीक है, ध्यान रखना, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस साहब को राजकुमार बोला था और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 देखिए। गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का समर्थन किया। ये तो गलत है। गांधी जी रूरल इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर नहीं। हैवी इंडस्ट्रीज की बात कौन करता था, नेहरू जी करते थे। यही सब कारण थे कि गांधी जी और नेहरू में 36 का आंकड़ा बना रहता था। और वर्तमान में जितना इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है। गांधी जी का रेलिवेंस आज भी आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। ये भी उन्होंने उल्टा लिख दिया। आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नेहरू जी करते थे, गांधी जी नहीं करते थे। गांधी जी तो यहाँ तक बोलते थे कि राज्यों में किसी भी सरकार की ज़रूरत नहीं है। राज्य की सत्ता पर बिलीव नहीं करते थे गांधी जी। गांधी जी के बारे में तो जान ही रहे हैं कि ये ऐसे इंसान थे जो अंतरात्मा की बात करते थे, मोरल एक्शन पे ज़्यादा बिलीव करते थे। तो ठीक है, अगर ये चीज़ फिर से आ जाएगी तो गांधी जी फिर से जीवंत हो जाएंगे, और नहीं आएगी तो नेहरू जी तो हैं ही। तो यहाँ पे दोनों गलत लिखे हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। आगे चलें। चलिए 30वां देखिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी भारत में 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। कमलांग टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़े होंगे पिछले साल। ये कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। ये 50वां टाइगर रिजर्व था। श्री विल्लीपुथुर और मेघमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये 51वां टाइगर रिजर्व था। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान,
ये 52 में टाइगर रिजर्व था। अब आपसे 53 पूछा गया, तो 53 कौन बचा? बी ऑप्शन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़। याद रखना, इंपॉर्टेंट है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दर्जा इनको जॉइंटली मिला है, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलना, दोनों ही छत्तीसगढ़ में है, याद रहेगा। चलिए।